सो वेलकम टुडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइल इन ASP.NET, यानी ASP.NET में आप कितने टाइप्स की फाइल देख सकते हो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट टुडे। सो द फर्स्ट फाइल विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इज ASPX। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का इन ASP.NET दैट कैन बी ASPX। ASPX क्या होता है? ASPX नाम की सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल होती है। ठीक है, अपने पूरे एप्लीकेशन में ASPX जो आपका एक्सटेंशन है उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल हो सकती है, दैट इज़ global.asx। global.asx क्या होता है? देखो डायरेक्टली ऐड करके मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ। आप राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, यू कैन लाइक सर्च मास्टर, कहाँ गया? ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास। ओके, देखो एक बार यहाँ से मैंने अभी क्या किया, फिर से एक बार आई एम राइट क्लिकिंग, मैं ये अपना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, आई एम जस्ट टाइपिंग जी, तो ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, डोंट चेंज द नेम इफ पॉसिबल, जस्ट ऐड इट। देखो मैं फिर से दूसरी ग्लोबल फाइल ऐड करने की ट्राई करता हूँ। ना एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे जी वाली एक ही फाइल है, ग्लोबल वाली फाइल है अब नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आपके फोल्डर में है तो इट इज़ नो वरी, अगर नहीं होगी तो यू शुड ऐड इट, और अगर आप ऐड नहीं करोगे तो सर्विस से ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस global.asx स्टैंड्स फॉर। देखो global.asx हम लोग लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा कुछ टाइम बाद हम लोग काफ़ी डिटेल में global.asx पढ़ने वाले हैं। तो मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दूंगा global.asx का, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सी global.asx इन वेरी डिटेल। बस एक पहली चीज़ बता दो कि global.asx पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही हो सकती है, एक साथ आप global.asx ऐड नहीं कर सकते। अब global.asx का एक कन्फिग्रेशन फाइल टाइप का है आपके, देखो पहले आप देखोगे इसके अंदर के इवेंट्स देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तब अगर आपको कोई इवेंट करवानी, फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ कि मेरा एप्लीकेशन बिल्डअप हो चुका है, कंप्लीट रेडी है, और मैं उसको सर्वर पर डिप्लॉय कर रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रन होगा तो क्या कर सकते हो आप? अगर एप्लीकेशन आप बंद कर रहे हो, एप्लीकेशन डाउन कर रहे हो, तो अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो यू कैन राइट दैट कोड ओवर हियर इन दिस इवेंट। अगर एप्लीकेशन में चलते वक्त कुछ एरर आ गया तो उस एरर को हैंडल करने के लिए आप क्या कोड लिख सकते हो? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर सेशन स्टार्ट क्या होगा? यानी कोई भी, जब भी कोई नया यूज़र आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट पर, तो क्या कर सकते हो? और जब भी कोई यूज़र आपके वेबसाइट छोड़ के जा रहा है तब आप क्या करवा सकते हो? यानी हर अलग अलग इवेंट के लिए कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन बना, सॉरी, आप हर अलग अलग इवेंट के लिए, ग्लोबल इवेंट के लिए, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, एरर स्टार्ट, सेशन एंड, इस टाइप के आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस या इवेंट्स बने हुए हैं। आप सिर्फ यहाँ पे जाके डायरेक्टली कोड कर दो, या अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम रन कर देगा, आपका जो सर्वर है वो डायरेक्टली रन कर देगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हम लोग डिटेल में इसको यूज़ करना भी देखेंगे इन लेटर सेशंस। सो नाउ दिस वाज द global.asx फाइल। दूसरी टाइप की फाइल होती है ASCX फाइल। ठीक है, दूसरी कौन सी फाइल होती है? ASCX फाइल। ASCX फाइल क्या होती है? देखो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो अभी फिलहाल उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पेज है और आप, जैसे कि आपके सारे के सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आप कंट्रोल्स, जो भी सारे कंट्रोल्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं आपके टूल बॉक्स में। बट मुझे क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बटन है तो ये बटन इस साइज़ का होना चाहिए, इसके बॉर्डर राउंड होने चाहिए, इसका कलर एक एग्जैक्ट कलर मुझे चाहिए, इसके ऊपर टेक्स्ट एग्जैक्ट चाहिए। तो क्या होता है कि एक बेसिक कंट्रोल होगा या खुद, तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। एक बेसिक कंट्रोल को मैं क्या कर दूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगा, क्योंकि वो कोड हो सकता है कि मुझे वो कंट्रोल बार बार यूज़ होता हो, तो मैं अपने नॉर्मल कंट्रोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको सेव कर लूँगा। वो क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड कंट्रोल। वो क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड कंट्रोल, यानी आप खुद के कंट्रोल बना रहे हो। फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, उसको नॉर्मल कंट्रोल की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, जैसे आप यहाँ से कोई भी नया कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो दीज आर डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स है, इतने तो रेडीमेड है ही, बट इनको यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो सकता है कि आपको लॉगिन का जो पेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो। तो आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप उन सब का एक सेट बना दो और यू कैन ऐड इट एज अ फाइल। यहाँ पे आप शायद देखोगे ये वेब यूज़र कंट्रोल, क्या है? ये वेब यूज़र कंट्रोल है। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी आपको कंट्रोल चाहिए आप
उन सारे कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर दो, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो, उनकी साइज़ चेंज करना है तो साइज़ चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो एक रीयूजेबल कोड हो जाएगा। फिर जब भी आपको वो सेम कंट्रोल चाहिए या वो सेट ऑफ कंट्रोल्स चाहिए, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो वो सेट ऑफ कंट्रोल या वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके पेज में आ जाएगा। सो दिस वॉज यूज़र डिफाइंड कंट्रोल। और यूज़र डिफाइंड कंट्रोल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ASCX। यूज़र डिफाइंड कंट्रोल जैसे सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर टाइम बचा तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ यूज़र डिफाइंड कंट्रोल वर्क्स इन डिटेल, और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी बता दूंगा, ठीक है। नाउ ASHX क्या है, ठीक है, देखो ये AHSX और ASMX मैं लास्ट में कवर करूँगा। नाउ ASPX फाइल क्या होता है, जो भी आपकी डिज़ाइनिंग फाइल बन रही है, देखो ये आपकी डिज़ाइनिंग फाइल, जो भी आपकी डिज़ाइन जिसमें आपका सोर्स कोड लिखा होगा, सोर्स डिज़ाइन लिखी होगी, दैट इज़ ASCX। दैन ASCX.VB जो आपकी सोर्स कोड की फाइल होगी, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, जिसके अंदर आप एक्चुअली आपकी कोडिंग करोगे। देन देयर इज़ .config फाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। ये आपके हर प्रोजेक्ट में होगी, देखो web.config आपको दिख रही है, डिफ़ॉल्ट होगी हर प्रोजेक्ट में, नहीं होगी तो आप ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके। और ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, जैसे कि global.asx आप एक बना सकते हो, वैसे web.config भी सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे प्रोजेक्ट में एक ही ऐसी फाइल होगी। अब ये web.config का काम एक्चुअली क्या है, अगर इसको खोल के देखोगे ना तो ये XML फाइल है, XML यानी टैग्स वैग्स वाली फाइल है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन स्टिल सिर्फ एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो ये कन्फिग्रेशन फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फिग्रेशन। जब भी आपका सर्वर रन करो, जब भी आप अपने फाइल को सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो सर्वर क्या करेगा, आप कुछ कन्फिग्रेशन करोगे कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, या फिर आप सर्वर को बता सकते हो कि सेशन टाइम आउट कितनी देर का होगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपने किसी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया और 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड या हो सकता है 1 मिनट, 1.5 मिनट तक आपको एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वहाँ पे एक सेशन एक्सपायर करके एरर आ जाता है, ठीक है, सेशन एक्सपायर प्लीज़ री लॉगिन। तो ये सारी जो कन्फिग्रेशन है ये आप web.config में कर सकते हो। अब web.config क्या है, सर्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र के लिए तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सर्वर के लिए web.config इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वर क्या करेगा, सर्वर का जब भी आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे, जब भी आप प्रोजेक्ट को सर्वर पे अपलोड करोगे, तो सर्वर को थोड़ी पता है भैया कि आपकी कन्फिग्रेशन क्या है। सर्वर को ये नहीं पता होगा कि आपकी कन्फिग्रेशन क्या है, आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से कन्फिगर करना चाहते हो, आपका एनवायरनमेंट क्या है, मुझे किस तरह से आपके प्रोजेक्ट को ट्रीट करना है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए, या कुछ टास्क ऐसे हो गए जो आप अपनी तरीके से करवाने चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप web.config में लिख सकते हो कि भैया मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, अगर कोई रिक्वेस्ट इस यहाँ से आ रही है तो उसको रिजेक्ट कर दो, अगर मेरी फाइल में एरर आ रहा है, फाइल की बात करूँ, ठीक है, तो उसे आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो ये जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप कहाँ पे लिखोगे, web.config में। अगेन हमारे सिलेबस में web.config का बहुत बेसिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन अगर आप मास्टर्स वगैरह में जाओगे तो web.config इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में web.config मास्टर्स में पढ़ने के लिए आएगा, बट इस सेमेस्टर में हमको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन पे भी हम लोग बाद में आएंगे कि व्हाट इज़ web.config। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट web.config एक्चुअली इज़। ये एक्चुअली क्या है, सर्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल एट दिस मोमेंट, कि सर्वर इस फाइल में से डेटा रीड कर करके आपको आपका जो सेटअप है कंप्लीट करके देगा आपको, ठीक है। देन देयर इज मास्टर इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फाइल। हाँ देखो, अब कन्फिग फाइल एक ही होती है, लेकिन मास्टर फाइल बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, इससे ज़्यादा। मास्टर क्या होता है, अगेन मास्टर पेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस मास्टर पेज ऑल्सो इन वेरी डिटेल। इट इज़ एक्चुअली द इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ऐसा बोल सकते हो। इंसर्ट और डिलीट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मास्टर पेज का। बहुत क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मास्टर पेज का क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है, तो मोस्ट ऑफ जितनी भी वेबसाइट आप देखोगे, मोस्ट वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, उसका जो हेडर होगा, जैसे कि होम का लिंक है, अबाउट अस, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस एक्सेट्रा, जितने भी पेजेस होते हैं ऑलमोस्ट, ये जो हेडर है, फिर यहाँ पे फुटर होगा कि कॉपीराइट वाला, सिंबल कुछ होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर होगा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के, सारे वेबसाइट के हर पेज पे सेम होती है, मोस्ट ऑफ पेजेस पे। ये जो आपका हेडर होगा, ये हेडर और ये फुटर बेसिकली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के मोस्ट ऑफ द पेजेस पे, यानी एक वेबसाइट के मोस्ट पेजेस पे ये हेडर फुटर सेम रहता है। जो चेंज होता है वो क्या होता है, इंटरनल कंटेंट, अंदर का कंटेंट चेंज होता है।
अब अगर आप लोगों ने WD या वेब डिज़ाइनिंग में कोई वेबसाइट वगैरह बनाई होगी तो आपको बेसिक याद होगा। आप क्या करते थे कि जो हेडर थी, फुटर्स थे, जो भी चीज़ें थी, इनको बार बार कॉपी पेस्ट करते थे हर पेज में। तो ASP.NET क्या बोलता है कि भैया इतनी सारी मेहनत क्यों करते हो, ये जो आपका कोड है हेडर का और फुटर का, इसको एक बार बना के एक मास्टर फाइल में डाल दो। किस में डाल दो? मास्टर फाइल में। और बस इस मास्टर फाइल को जब भी आप यूज़ करोगे तो हेडर फुटर आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बीच का कंटेंट बना दो। जो कंटेंट आपको बार बार यूज़ करना है सिर्फ उतना ही कंटेंट बनाओ। सो दैट इज़ अ मास्टर पेज। अगेन वी आर गोइंग टू सी मास्टर पेज इन वेरी डिटेल, बट इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू मास्टर पेज। तो अब कोई भी मास्टर पेज बनाओगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? डॉट मास्टर। देन देयर इज साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? देखो, किसी भी साइट का कोई मैप होता है। फॉर एग्जांपल कि भैया अगर आप फॉर एग्जांपल होम पेज है, फिर उसके बाद आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर फिर कैटेगरीज के अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर यू कैन से फोन्स या एक्सेट्रा, सब कैटेगरीज हो सकती है अलग अलग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यू कैन बी सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसका एक मैप हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो ये जो भी आपका पूरा का पूरा साइट मैप का पेज है, ये एक्चुअली क्या आपकी पूरी वेबसाइट का एक यू कैन से मैप है कि अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो तो सीधा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, तो सीधा नीचे ये आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो सीधा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज खुल जाएगा। तो जनरली ये जो अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन रेफ़र करोगे तो आप जनरली देखोगे कि उनके एकदम लास्ट में अगर आप जाओगे ना तो पूरी वेबसाइट का एक मैप होगा। यानी आप अगर आपको फ्लिपकार्ट के पेज के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक के सेशन में जाना तब सीधा इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करो, यू डोंट नीड टू नेविगेट एंटायरली। तो यूज़र को एक बेसिक आइडिया देता है कि मुझे वेबसाइट को किस तरह से ट्रैवर्स करना है, किस तरह से मुझे वेबसाइट पर ट्रैवल करना है, सो दैट आई कैन गेट द मोस्ट ऑफ द वेबसाइट। सो दैट अगर आप ऐसी कोई फाइल बनाते हो तो वो दैट इज़ नोन एज साइट मैप, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी साइट मैप ऑल्सो, बट इट इज़ ऑलमोस्ट एट द लास्ट चैप्टर्स में से एक है साइट मैप। देन देयर इज स्किन फाइल। अभी स्किन फाइल क्या होती है कि आप CSS फाइल बनाते थे। अब जनरली क्या करते थे, CSS फाइल बनाते थे लास्ट सेमेस्टर्स में WD में। तो वो CSS फाइल किस चीज़ के लिए होती थी कि ताकि आप अपनी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो एक फ़ाइल में रखो और उस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते थे आपके खुद के अलग अलग पेजेस में। उसी तरह जो स्किन फाइल होती है ना, अब देखो आप किसी क्लास के लिए बनाते थे, अब अगर आप देखने जाओ तो आप CSS किसके लिए बनाते हैं? किसी क्लास के लिए, किसी ID के लिए, किसी पर्टिकुलर टैग के लिए। उसी तरह से स्किन फाइल क्या होती है कि आप पर्टिकुलर बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स, यानी किसी कंट्रोल के लिए आप स्किन फाइल बना सकते हो। किसी भी कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हो? स्किन फाइल बना सकते हो। और स्किन में एक्चुअली क्या होता है, उसका कलर, हाइट, वेट, बेसिकली उसका लुक एंड फील होता है किसी भी कंट्रोल का। और जब भी आपको वो सेम स्किन वाला फाइल चाहिए या किसी बटन को एक सेम स्किन देनी है तो आप सिर्फ उस स्किन को अटैच कर सकते हो आपके बटन के साथ। तो आप 100 बटन में से किसी 2 बटन को सिर्फ सेम स्किन देनी है तो उन 2 के साथ अटैच कर सकते हो। अलग अलग पेजेस पे अगर आप 100-150 पेजेस उनमें से किसी पर्टिकुलर बटन को कोई पर्टिकुलर लुक देना है तो हर जगह आपको CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा स्किन फाइल यूज़ करोगे। अगेन वी आर गोइंग टू सी स्किन फाइल्स इन वेरी डिटेल। ये हमारे सिलेबस में वन ऑफ द एक स्किन फाइल का क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली 60 to 70% चांसेस है कि आपके एक्सटर्नल एग्जाम के पेपर में स्किन का क्वेश्चन होगा ही। सो अगेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। देन SLN फाइल। SLN का तो सॉल्यूशन फाइल। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे जो भी आपका सॉल्यूशन बना है, जब भी आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर आप इस सॉल्यूशन फाइल को ओपन करके देखोगे, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट, बहुत टाइम लग जाएगा ओपन ही, चलो कर ही देते यार, चलो होगा, चलो बहुत अच्छा है। अब ये जो सॉल्यूशन फाइल बनी है तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा SLN। इसका जो एक्सटेंशन क्या होगा? SLN। अब हम लोग बात करते हैं 2 फाइल जो हम लोगों ने स्किप की थी स्टार्टिंग में, दैट इज ASHX एंड दूसरा है ASMX। नाउ अगर आप देखने जाओ, ये यहाँ पे ये है कि ग्लोबल डॉट, जो भी ग्लोबल फाइल होती है ना वो ASAX होती है, ASPX नहीं, यहाँ पे
AX आएगा, global.ASAX, देखो वेरीफाई करना है, यहाँ पे देखो global.ASAX है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे भी नोटिस में अभी आया, जस्ट सी इट कि ये A.ASAX होगा, ASPX तो हमारी डिज़ाइन फाइल होती है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स दोज टू फाइल्स लेफ्ट, दैट इज ASHX एंड ASMX। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन दोनों फाइल को कवर नहीं करने वाला, बिकॉज ये सीधा मास्टर्स में आएगा आपको कि व्हाट इज़ वेब सर्विसेज, हाउ टू वर्क विद वेब सर्विसेज एंड ऑल। अगर मैं बेसिक अगर आपको बताना चाहूँ कि वेब सर्विसेज क्या होती है, तो सिंपल एक चीज़ ध्यान दे दो, एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपका एक सर्वर है, अब सपोज़ यहाँ पे आप मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो, या आप पीसी से लॉगिन कर सकते हो, टैबलेट से लॉगिन कर सकते हो, आईफोन से लॉगिन कर सकते हो, एंड्रॉयड से लॉगिन कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। तो अब अगर आप आईफोन का देखने जाओ, आईफोन है या आईपैड है, दोनों एक अलग टेक्नोलॉजी पे बने हैं, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर है तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। तो सारी की सारी चीज़ों में आप देखने जाओ, किसी में ASP है, किसी में PHP है, किसी में C# है, किसी में iOS है, किसी में एंड्रॉयड है, किसी में जावा है, किसी में पाइथन है, लेकिन आपका सर्वर तो भैया एक ही है ना, सर्वर एक ही है, डेटाबेस आपका एक ही है। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो डिवाइसेस बहुत ज़्यादा टाइप के डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल, और हज़ारों अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि PHP, ASP, पाइथन, रूबी, जावा, स्काला, R, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हो सकती है, ठीक है। तो अब सर्वर एक ही है, अब एक सर्वर को कितनी लैंग्वेजेस याद होगी, या एक सर्वर कितनी लैंग्वेजेस हैंडल कर पाता होगा। तो एक सर्वर आपके कितने डिवाइसेस को एंटरटेन करेगा, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक वेब सर्विसेज का क्लाउड बना देते हैं। एक्चुअली क्या करते थे, एक वेब सर्विस बना देते हैं। हम बीच में क्या करते हैं, वेब सर्विस बना देंगे। अब एक्चुअली अगर आपके डिवाइस को कोई भी डेटा चाहिए, तो कोई भी टाइप का डिवाइस हो सकता है, ठीक है। तो वो डिवाइस को अगर डेटा चाहिए तो वो सीधा वेब सर्विस से मांगेगा, ना कि आपके सर्वर से। और ये जो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगी, ये होगी, जितने भी डिवाइसेस होंगे ना, ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे XML फॉर्मेट में या SOAP फॉर्मेट में, ठीक है। ये जितने भी डिवाइसेस है, ये रिक्वेस्ट सेंड किस फॉर्मेट में करेंगे, XML फॉर्मेट में। और इसके साथ साथ जब आपका वेब सर्विसेज रिस्पॉन्स देगा, तो ये रिस्पॉन्स भी एक्चुअली किस में होगा, XML फॉर्मेट में, ठीक है। तो यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर यहाँ पे किस फॉर्मेट में चलेगा, XML फॉर्मेट में। अब XML फॉर्मेट भैया आप बोलोगे कि XML फॉर्मेट एक्चुअली होता क्या है, तो XML फॉर्मेट एक्चुअली होता कुछ नहीं है, इट इज़ लाइक इन इंग्लिश। अब जैसे कि अगर आप देखने जाओ तो इंग्लिश इज़ नाउ लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, कि आप कहीं पे भी अटक, कहीं इंग्लिश आती हो, थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी इंग्लिश आती हो ना, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, बिल्कुल तो नहीं अटक जाओगे, थोड़ी बहुत तो आपको इंग्लिश से सपोर्ट हो ही जाएगी। यानी मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखने जाओ तो एक वर्ल्ड लैंग्वेज होगी जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी को समझ आती है। तो उसी तरह से XML क्या होता है, देखो PHP, ASP, PHP का सर्वर को, ASP का सर्वर को, फॉर एग्जाम्पल समझ आ रहा है। अभी क्या होगा कि PHP का सर्वर जावा के सर्वर के साथ किस तरह से बात करेगा, एक वेब एप्लीकेशन बना है PHP में, तो ASP के वेब एप्लीकेशन के साथ किस तरह से डेटा एक्सचेंज कर सकता है। पाइथन में कोई वेबसाइट बनी है तो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन के साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, यानी लैंग्वेजेस एक दूसरे को समझ नहीं पा रही थी। तो बीच में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या डेवलप किया, साइंटिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, प्रोग्रामर्स एक्चुअली। तो प्रोग्रामर्स ने क्या डेवलप किया, XML फॉर्मेट। अब XML फॉर्मेट कैसा है कि ये PHP को भी समझ आता है, ASP को भी समझ आता है, जावा को भी समझ आता है, पाइथन को भी समझ आता है, रूबी, स्काला, हडूप, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉसिबल है, सभी को आपका XML समझ आता है। तो इट इज़ लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। हम XML में कोडिंग नहीं करते, बट इट इज़ अ डेटा एक्सचेंज लैंग्वेज। XML क्या है, डेटा एक्सचेंज लैंग्वेज। XML का एग्जाम्पल बताऊँ, चलो। तो ये आप HTML लिखते हो ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ XML, इट इज़ अ काइंड ऑफ XML, ठीक है। इट इज़ नॉट कंप्लीट XML, बट इज़ अ काइंड ऑफ XML। अब web.config में गए, सो दिस इज XML, ये क्या है, XML है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप XML में क्यों लिख रहे हो भैया, ताकि वो सबको समझ आए, हर सर्वर को समझ आए, क्योंकि XML इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। XML क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप XML दो तो वो वेबसाइट या वो सर्वर या प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी XML समझ जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है
अब जब भी आप वेब सर्विस को रिक्वेस्ट करते हो, आप XML फॉर्मेट में रिक्वेस्ट करते हो, वेब सर्विसेज भी आपको डेटा XML फॉर्मेट में देता है, और बिहाइंड यानी बैकएंड में ये वेब सर्विसेज आपके सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो यानी सर्वर को खाली किसका टेंशन लेने का, वेब सर्विसेज का। अब वेब सर्विसेज बाकी सारी चीज़ों का टेंशन ले लेगी। भैया आप एंड्रॉइड से आ रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप XML में मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं XML में आउटपुट दे दूंगा। अब अगर आप iOS से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भाई कोई नहीं, मेरे को XML फॉर्मेट में रिक्वेस्ट दो, मैं XML फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे दूंगा। तो वेब सर्विसेज क्या है, XML के थ्रू सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर लेता है, ठीक है। दैट इज़ अ वेब सर्विस, ठीक है, दैट इज़ अ वेब सर्विस। वेब सर्विस क्या करता है, XML फॉर्मेट यूज़ करके सारे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकता है। तो जब भी आप कोई वेब सर्विस बनाते हो, वी आर इन दिस सेशन वी आर नॉट गोइंग टू सी व्हाट इज वेब सर्विस एंड हाउ टू मेक वेब सर्विसेज इन दिस सेमेस्टर। दिस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। पता नहीं आपके सिलेबस में ऐसा सुना कि 30% चेंज होने वाला है या 30% रिड्यूस होने वाला है, तो शायद वेब सर्विसेज का चैप्टर भी निकल जाए। विल बी सीइंग लेटर क्या होता है क्या नहीं। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई वेब सर्विस की फ़ाइल बनाते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ASMX। क्या होता है, ASMX। जो भी वेब सर्विस की फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ASMX। दूसरा है ASHX। अब ये क्या होता है, IHTTP हैंडलर इंटरफेस। अब अगर कोई रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, एक्सेप्ट करना है, तो जैसे कि वेब सर्विसेज के थ्रू अगर आपने कुछ बनाया और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, तो बीच में आप डायरेक्टली उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसके बीच में आएगी एक फ़ाइल, दैट इज़ IHTTP हैंडलर, ठीक है। आप जब भी IHTTP हैंडलर बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ASHX, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डीप हाउ दिस थिंग वर्क्स बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर्स एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, ओके। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस। अगर कोई डाउट हो, कुछ डिफिकल्टीज हो तो पूछ लेना मुझे एक बार। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइल विल बी यूजिंग इन ASP.NET। चलो अब ये तो हो गया एक थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन मेरे को थियोरी नहीं करवानी। दूसरे टॉपिक्स थियोरी में बहुत ज़्यादा लेंदी है, एक लेक्चर से भी ज़्यादा शायद टाइम लग सकता है दूसरे टॉपिक्स को। तो आई एम गोइंग एट दिस मोमेंट विद द प्रैक्टिकल पॉइंट। सो नाउ अब हम लोग आज बात करते हैं ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी की, ठीक है। किसी भी कंट्रोल की ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऑटो पोस्टबैक देखोगे किसी बटन का तो वो एनेबल होता है, यानी दे कैन क्रिएट पोस्टबैक। बट अगर आप चेक बॉक्स की बात करोगे या टेक्स्ट बॉक्स की बात करो तो वो पोस्टबैक जनरली क्रिएट नहीं कर सकते। अब क्या बोल रहा हूँ, तो चलो उसका मीनिंग देखते हैं। एक चेक बॉक्स ले लेते हैं, डेमो रन करते हैं। ये हमारा बटन है, ठीक है। बटन को जब भी आप क्लिक करोगे तो देखो पेज रीलोड हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम फ्रेश रिक्वेस्ट, सेकंड टाइम क्या हो गया, बटन की वजह से वापस रिक्वेस्ट जा रही है, तो दिस रिक्वेस्ट इज नोन एज अ पोस्टबैक रिक्वेस्ट। तो यानी आपका बटन क्या है, पोस्टबैक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। यानी जब भी आप बटन क्लिक करोगे, बटन प्रेस करो, जब भी बटन प्रेस करोगे तब क्या होगा, पोस्टबैक इवेंट होता है, पोस्टबैक होता है, ठीक है। आपके जो पेज है वो सर्वर पे जाता है वापस रिक्वेस्ट लेकर, दैट इज नोन एज पोस्टबैक, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। लेकिन अगर देखो चेक बॉक्स को चेक अनचेक करूँगा तो यहाँ पे कोई पोस्टबैक इवेंट जनरेट हो रही है, नहीं हो रही। देखो कोई भी पोस्टबैक यानी सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, डिज़ाइन थोड़ी अच्छे से कर लूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैसेज चेंज कर देता हूँ। मैसेज इनिशियल कुछ भी नहीं है, इसको ले लेता हूँ LBL मैसेज। लेबल का नाम दे दिया LBL मैसेज। उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, और एक चेक बॉक्स ले लेते हैं।
ठीक है। CH के डेमो। अब हम क्या करते हैं, पेज लोड इवेंट पे जाते हैं, यानी मैं पेज पे कभी भी डबल क्लिक करूंगा तो पेज लोड इवेंट आ जाएगी। अब पेज लोड इवेंट अगर कल का लेक्चर दिखा होगा तो ध्यान से याद होगा कि पेज लोड इवेंट एक्चुअली क्या होती है, कि पेज लोड इवेंट वो इवेंट होती है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जब भी आपका पेज लोड होगा। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, सर्वर क्या करेगा, पेज सर्च करेगा, पेज को प्रोसेस करेगा। तो जब भी पेज को प्रोसेस करेगा तब पहली चीज़ क्या करेगा, क्लास बनाएगा, उसके बाद सारे वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, और वेरिएबल जितने भी आपने डिक्लेयर किए उसके बाद सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होगा वो कौन सा होगा, पेज लोड फंक्शन। ठीक है, विल बी सीइंग दिस इन द वेब पेज लाइफ साइकिल। पेज लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे पेज लोड इवेंट को। तो लेकिन इतना याद रखना, जब भी पेज लोड होगा सबसे पहली इवेंट जो कॉल होगा, सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होगा वो कौन सा है, पेज लोड फंक्शन। तो देखो हम लोग देख लेते हैं, इफ इज पोस्ट बैक, देन अगर पोस्ट बैक है तो LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यस इट इज अ पोस्ट बैक इवेंट या पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर पोस्ट बैक नहीं है तो LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, दिस इज अ फ्रेश रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ लेट अस रन इट। देखो, तो नाउ वी आर रनिंग दिस थिंग। तो जब हम फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं, हार्ट को रिफ्रेश करो तो दिस इज अ फ्रेश रिक्वेस्ट। पर अभी देखो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से रिक्वेस्ट जनरेट होगी। देखो जब भी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ दिस इज अ रिक्वेस्ट, सर्वर पे गई, सर्वर से रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स आया, लेकिन ये क्या थी, दिस इज अ फ्रेश रिक्वेस्ट, एकदम करंट फ्रेश रिक्वेस्ट थी। लेकिन मैं बटन प्रेस करूँगा तो भी एक सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, बट वो फ्रेश रिक्वेस्ट नहीं होगी। वो रिक्वेस्ट कैसी होगी, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। तो देख लेते हैं नाउ। देखो अभी मैंने बटन प्रेस किया तो फिर से सर्वर पे डेटा गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, लेकिन इस बार जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट कैसी थी, पोस्ट बैक। पोस्ट बैक रिक्वेस्ट क्या होती है, वो रिक्वेस्ट जो किसी कंट्रोल की वजह से रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है। ठीक है, किसी कंट्रोल की वजह से अगर कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है तो उस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फ्रेश रिक्वेस्ट। जब मैं फर्स्ट टाइम पेज को लोड करूँगा और जब भी मैं कोई कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ या उसकी वजह से अगर रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, तो इट इज़ अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। तो जब भी आप बटन प्रेस करते हो तो एक पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, जब भी आप एक बटन प्रेस करते हो तब क्या होता है, एक पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। देखो फिर से बटन प्रेस किया, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। बट अब देखो मैं चेक बॉक्स को चेक अनचेक कर रहा हूँ तो कोई रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, कोई पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रही। जब भी मैं चेक अनचेक कर रहा हूँ तो कोई पोस्ट बैक इवेंट जनरेट नहीं हो रही, लेकिन होनी चाहिए ना। अगर लॉजिकली सोचो तो होनी चाहिए, जब भी किसी कंट्रोल की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक पोस्ट बैक इवेंट होनी चाहिए। तो जनरली ये क्यों नहीं होता, ये होता है इसीलिए क्योंकि अगर बटन प्रेस करने का लॉजिक क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ सबमिट करनी होती है, जबकि चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है या रेडियो बटन है, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, एक ही बार चेंज हो सकती है। विद इन अ सिंगल रिक्वेस्ट भी इन सब की वैल्यूज चेंज हो सकती है। जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं। जनरली क्या होता है कि चेक बॉक्सेस वगैरह पे आप पोस्ट बैक नहीं क्रिएट करते। पोस्ट बैक क्रिएट होगा तो जितनी भी बार चेक अनचेक करोगे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, जितनी भी बार आप चेक अनचेक करोगे क्या होगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो यार यूज़र परेशान हो जाएगा कि भैया कितनी बार रिक्वेस्ट जा रही है, और अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो हुआ तो फिर तो लग गई वाट, तो यूज़र तो वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है सर, यही स्कीम में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, इन सब की जो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी उनको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखो ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट कैसी है, फॉल्स। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लेट मी राइट इट समवेयर बिगर प्लेस।
हम लोग देखते हैं ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है. वेदर दिस कंट्रोल विल क्रिएट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट और नॉट. ठीक है, ये पोस्ट बैक ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है, क्यों? 2 चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही 2 मार्क्स के लिए. इसके साथ साथ अगर आप ASP.NET के इंटरव्यूज देने जाओगे ना तो ऑटो पोस्ट बैक, व्हाट इज ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, कैन यू चेंज ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टीज, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने फेस किया है. मेरे इंटरव्यू में एक बार ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज ऑटो पोस्ट बैक इवेंट, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी. मेरा दिमाग वहाँ पे बंद हो गया था, मुझे आता था तो भी दिमाग बंद हो गया था. सो इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट. हवा में नहीं मार रहा क्योंकि मेरे पे गया है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ. ओके और नॉट. तो व्हाट इज ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? वेदर दिस कंट्रोल, वेदर अ कंट्रोल विल क्रिएट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट और नॉट. यानी अगर आपका कोई कंट्रोल है वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है कि नहीं. इट इज अ बुलियन प्रॉपर्टी. इट इज अ बुलियन प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या? इफ इट is true, then control will create a post back request. If it is false, then a control will not create a post back request. ठीक है, तो मतलब अगर क्या हुआ कि आपने पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू किया है तो कंट्रोल पोस्ट बैक रिक्वेस्ट ऑटो पोस्ट बैक क्या होता है कि बुलियन प्रॉपर्टी है. ठीक है, इट इज़ अ बुलियन प्रॉपर्टी. इसकी सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स. तो अगर आपने किसी भी कंट्रोल की पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू किया है, अगेन किसी भी कंट्रोल की पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को अगर आपने ट्रू किया है तो वो कंट्रोल पोस्ट बैक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा. और अगर आपने किसी भी कंट्रोल की पोस्ट बैक प्रॉपर्टी या पोस्ट बैक रिक्वेस्ट को फॉल्स किया है, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को आपने फॉल्स किया है. ठीक है, किसी भी कंट्रोल की ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को आपने फॉल्स कर दिया, यानी वो रिक्वेस्ट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा. तो जनरली जितने भी कंट्रोल्स होते हैं बटन को छोड़ के उनकी सबकी पोस्ट बैक ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉल्स. तो लेट अस सी डायरेक्टली. तो देखो बटन की ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी अगर आप देखने जाओ तो देखो यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, दी ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसका क्या होता है? ऑटो पोस्ट बैक ट्रू ही है. अब देखो ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में ऑटो पोस्ट बैक देखो पहले क्या दिया है? फॉल्स. इसीलिए हम लोग अगर चेक बॉक्स की इवेंट को चेंज भी कर रहे हैं ना, देखो इसलिए अगर हम लोग चेक बॉक्स की वैल्यू को चेंज भी कर रहे हैं तो पोस्ट बैक क्रिएट नहीं हो रहा. क्यों पोस्ट बैक क्रिएट नहीं हो रहा? क्योंकि इसका ऑटो पोस्ट बैक क्या है? फॉल्स है. इसका ऑटो पोस्ट बैक क्या है? फॉल्स है. अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ. क्या कर दिया मैंने? ऑटो पोस्ट बैक चेक बॉक्स का ट्रू कर दिया. अब देखो जादू, अभी देखना फ्रेश रिक्वेस्ट है. अब देखो बटन भी पोस्ट बैक इवेंट क्रिएट कर रहा है. देखो जितनी भी बार मैं चेक अनचेक कर रहा हूँ, ऊपर ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो फ्रेश रिक्वेस्ट जा रही है. देखो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है हमेशा. सो नाउ अ बटन कैन ऑल्सो, चेक बॉक्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट. बट इस चीज़ के लिए अगर किसी कंट्रोल को, नॉर्मल कंट्रोल को पोस्ट बैक इवेंट करवानी है तो उसकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए. हर कंट्रोल की ऑटो पोस्ट बैक ट्रू मत कर देना भैया, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. यूज़र कुछ लिखेगा तो पोस्ट बैक, यूज़र कुछ इंटर करेगा, चेक अनचेक करेगा तो पोस्ट बैक चला जाएगा. ठीक है, तो इट विल डिग्रेड योर वेबसाइट्स परफॉर्मेंस. तो सोच समझ के करना. कल हम लोग डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स देखेंगे. एक थियरी टॉपिक लूँगा कल, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू लाइक मिक्स थियरी. सिर्फ और सिर्फ थियरी नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए मैं आई विल बी मिक्सिंग थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ. तो कल एक थियरी कॉन्सेप्ट लूँगा, उसके साथ साथ हम लोग डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन देखेंगे.
एक ड्रॉप डाउन पे से पर्टिकुलर दूसरा ड्रॉप डाउन किस तरह से निकलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको ऑटो पोस्टबैक का रियल यूज़ भी बता दूंगा। ऑटो पोस्टबैक के कल 2 अलग अलग यूज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। टिल देन थैंक यू। कोई डिफिकल्टी डाउट हो तो पूछ लेना एक बार।